नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत साथियों, चेक बाउंस के मामले को लोग बाग ज्यादातर उसे हल्के में ले लेते हैं, लेकिन राजपाल यादव, किसको नाम याद नहीं है राजपाल यादव का, जो कि आज एक केवल चेक बाउंस के मामले में आज कहाँ है, जेल में है, तिहाड़ जेल में। पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे, क्यों उनकी ऐसी हालात हुई, ऐसा क्या कर दिया था। ये चेक बाउंस एक सिविल ऑफेंस है या क्रिमिनल ऑफेंस है? सबसे पहले ये समझ लो कि जो रियल लाइफ में आप हो ना, जब तक किसी नए सेक्टर की जानकारी ना हो, उस सेक्टर में घुसना एक समझ लो कि पाप है अपने आप में। क्योंकि जितने भी लोगों के ऊपर कर्जा चढ़ा है ना कहीं उनके अपने काम से हटके एक नया काम शुरू करने की जो चाह थी ना, उसके कारण हुआ है। राजपाल यादव को भी कुछ ऐसी ही इच्छा जागृत हुई। राजपाल यादव ने वर्ष 2010 में अता पता लापता नाम की एक नई मूवी बनाने की ठाना, और जो वो एक एक्टर थे, एक्टर से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बनने के लिए सोचा। उनकी धर्मपत्नी, और उसमें वह खुद ही थे मान लो, उन्होंने मुरली प्रोजेक्ट कंपनी से 5 करोड़ रुपए का लोन लिया और अता पता लापता नाम की मूवी को अपने आप ही फंड किया। देखो, डायरेक्टर का काम क्या रहता है, इस जितने भी हीरो हैं, हीरो को चुनना, और हीरो का काम क्या रहता है, उस फिल्म के अंदर अपनी अदाकारी पेश करना। अदाकारी पेश करने के बिहाफ पे वो कुछ फीस लेते हैं। राजपाल यादव फिर हेरा फेरी जैसी मूवी में, बड़ी बड़ी मूवियों में अच्छे से अच्छे किरदार निभाते आए हैं। आज अगर राजपाल यादव जी की आप नेटवर्थ को देखोगे ना, तो लगभग 80-85 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आती है। और राजपाल यादव एक मूवी के कोई 1 करोड़ ले लेते, किसी के 50 लाख ले लेते। मतलब क्या उनके पास इतना भी पैसा नहीं है? देखो, क्या जो नेटवर्थ होती है ना, वो कहीं लैंड में है, कहीं प्लॉट में है, लेकिन कोर्ट मांगता है तत्काल कैसा पैसा। राजपाल यादव जी की पूरी हिस्ट्री समझते हुए चलेंगे। लफड़ा क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने अदाकाराओं के साथ में ये सब हो चुका है, और क्या है इसके पूरे मायने, फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये समझो कि राजपाल यादव ने वर्ष 2010 में मुरली प्रोजेक्ट कंपनी से एक लोन लिया 5 करोड़ रुपए का, जो कि अपनी मूवी के लिए, जो उन्होंने मूवी खुद एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूस की थी, जिसका मूवी का नाम था अता पता लापता। और वो मूवी उनकी जैसे ही बॉक्स ऑफिस पाई, बॉक्स ऑफिस पे आते के साथ ही वो फ्लॉप हो गई। और फ्लॉप होते ही के साथ, क्योंकि पैसा जो है वो लोन का है, तो उन्हें वो पैसा तो चुकाना पड़ेगा, चाहे आप कहीं से भी लाओ, कुछ भी लाओ। तो उन्होंने चेक दिए, और जो मुरली प्रोजेक्ट है, वो जब चेक उन्होंने लगाए तो चेक बाउंस हो गए। और बाउंस होने पर वो अपना दिल्ली हाई कोर्ट गए, और दिल्ली हाई कोर्ट जाने के बाद ये मामला क्रिमिनल में बदल गया। ये ध्यान रखना, आप किसी को भी अगर चेक देते हो तो चेक देना क्रिमिनल, मतलब अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो वो क्रिमिनल अफेंस हो जाता है। ये समझ लेना, सिविल मामला नहीं है, क्रिमिनल है, आपराधिक मामला है। ज्यादातर जो कोर्ट है ना, वो जो इस तरह के मामले होते हैं उन्हें निपटाने की कोशिश करता है, जिससे आप बाहर अपने पैसे का लेन देन, जो मामले को निपटा लो और सेटल कर लो। लेकिन कई बार ऐसा देखने के लिए मिला है कि आदमी नहीं करता, चेक दे देता है, पैसा ले लेता है, मजबूरन आदमी को कोर्ट में जाना पड़ता है। फिर ये वर्ष 2018 में इसको, राजपाल यादव जी को इसी केस के अंदर 6 महीने की सजा होती है। और जो चेक दिए गए थे, चेक इनकी धर्मपत्नी के लिए दिए गए थे, तो इनकी धर्मपत्नी ये करके बच जाती है। इनकी धर्मपत्नी ने कहा कि मैंने अपने पति के कहने पे इन चेक के ऊपर हस्ताक्षर किए, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो ये करते हुए उनकी पत्नी को बचा लिया जाता है, और राजपाल यादव जी को 6 महीने की सजा हो जाती है। तो राजपाल यादव जी वर्ष 2018 में अग्रिम जमानत पे आ जाते हैं, मतलब इसके अंदर एक बार जमानत मिल जाती है। फिर हुआ क्या, फिर से इनके नेगोशिएशन हुए कि हमें पैसे दे दो, पैसे दे दो। कई बार इन्होंने 2024 में प्रयास किया कि भाई पैसा दे दिया जाए, लेकिन वो प्रयास असफल रहा। प्रयास तो इन्होंने किया, लेकिन वो दे नहीं पाए तो मामला अटक गया। अटक गया तो जो मुरली प्रोजेक्ट थी वो फिर से हाई कोर्ट गई। और हाई कोर्ट जाने के बाद जो तुम्हारा अभी वर्तमान में जस्टिस सूर्यकांत शर्मा वकील जज थे, उन्होंने कहा कि अब जो राजपाल यादव है, उन राजपाल यादव को 5 फरवरी से पहले पहले, 8 फरवरी, हाँ 5 फरवरी से पहले पहले उनको अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो जाके पुलिस उठा के लाएगी। तो हुआ ये कि उन्होंने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करते समय उन्होंने कहा कि मैं ना तो मेरे पास अभी कोई पैसा है, और ना ही मेरे कोई मित्र है या दोस्त है। तो इससे क्या सीख मिलती है? सीख ये मिलती है कि कभी भी ऐसा काम ना करें जिसमें आपको पारंगत हासिल ना हो। जो काम आप जानते हो वही काम करें।
अन्यथा नए काम में घुसोगे तो जैसे कि ये एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं, करोड़ों दिनों का राज करते हैं, लेकिन उसके बाद में आज कहाँ है? तिहाड़ जेल में। क्यों है? क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जेल तो करी है, साथ में जितना पैसा है 9 करोड़ रुपए के आसपास लिया था, 5 करोड़, अब वर्तमान में हो रहा है 9 करोड़। 9 करोड़ रुपए भी चुकाने के लिए आदेश दे दिया गया है कि ये पैसा आपको चुकाना है हर हाल में। और अब कुछ जो सितारे हैं वो आ रहे हैं सामने, जिसमें तुम्हारा सलमान खान का भी सुनने में आ रहा है और सोनू सूद का भी सुनने में आ रहा है, तो तुम्हारा तेज प्रताप यादव का भी सुनने में आ रहा है कि वो भी कुछ पैसा दे रहे हैं। लेकिन अभी धरातल पे कुछ नहीं है, केवल कह रहे हैं दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे दिए हैं। बाकी जो उनके अकाउंट में उनकी धर्मपत्नी ने इस बात का खुलासा किया है कि अभी आए नहीं है, बस केवल आश्वासन दिया गया है कि हम दे रहे हैं। लेकिन जो बड़े सितारे हैं, अभी अजय देवगन है, सलमान खान है, वो भी सोच रहे हैं कि हम क्यों ना मदद करके अभी तो एटलीस्ट राजपाल यादव को बाहर निकाला जाए। इस एक चीज इसमें सीखने की है, सीखने योग्य ये चीज है कि अगर आपका बजट नहीं है तो आप कहीं भी अपने चेक ना फंसाएं, अन्यथा कार्रवाई होती है। उस कानून के आगे सब बराबर हैं, चाहे आप किसी पौधे पे हो, किसी किरदार को निभाते हो। यही माननीय जो जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने भी यही कहा। एक मुद्दा और फंसा, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि इनकी शुक्रवार के दिन ही इनकी सुनवाई होनी थी, लेकिन इन्होंने कुछ इंटरनली दबाव से पॉलिटिकल किसी अधिक मंत्री वगैरह से फोन लगवाया जज को, तो जज ने बोल दिया अब ये सुनवाई सोमवार को होगी, अब ये गुरुवार को नहीं होगी, मतलब शुक्रवार को नहीं होगी। मतलब जो जज होते हैं ना, उन जज के पास में ये सब चीजें नहीं चलती कि आप मंत्री से बुलवा दो, फलाने से बुलवा दो। जज अपनी मर्जी का मालिक है। अगर जज भी किसी के दबाव में आके फैसले लेने लगा तो फिर वो जज नहीं बचा, वो एक सर्वेंट हो जाएगा, नौकर हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी किसी फैसले के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेता है, कोई मंत्री, कोई विदेश मंत्री, कोई रक्षा मंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई कुछ नहीं बोलता। और जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेता है, उसी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सब लोग बोलते हैं कि हम इसे मानेंगे, हम इसे मानेंगे। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर किसी मंत्री के दबाव में आने के बाद भी कोई जज बदल जाए तो उसका मतलब वो जज नहीं है, वो एक नौकर है जो जिसके ऊपर कोई भी प्रेशर डाल सकता है। मामला ये हुआ राजपाल यादव का, उसने चेक दे दिया। और ऐसे अकेले यही नहीं है जो इन्होंने अर्श से फर्श पे जाने की कोशिश करी है, फर्श से अर्श पे आए हैं। अमिताभ बच्चन का याद होगा आपको, अमिताभ बच्चन जी ने भी एबीसी करके अपनी खुद की प्रोड्यूसर कंपनी चालू की थी, जो कि वो खुद, उनका आज बंगला जो दिल्ली में बंगला था वो बिकने की कगार पे आ गया था। हुआ ये, बाद में उनको एक मूवी मिली, उसके बाद वो वहां से संभले, एक्टर अच्छे हैं। उसके बाद उन्हें वर्ष 2000 से केबीसी कौन बनेगा करोड़पति का शुरू किया, और उसके बाद से उन्होंने जितनी भी अपनी 90 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति गंवाई थी, उस समय 90 करोड़ की बात कर रहा हूँ, सन 2000 में। आज क्या 90 करोड़ की क्या वैल्यू है आज तुम सोच लो, और उस समय की वैल्यू समझ लो। आज तो भी सबसे ज्यादा टैक्स पेयर देने वाले मतलब एक्टर्स हैं वो। दूसरे नंबर पे आ जाते तुम्हारा जैकी श्रॉफ। जैकी श्रॉफ ने भी एक अपनी खुद का स्कूल चालू करने की कोशिश की थी, एक्टिंग से अलग हटके, मतलब जो उनका खुद का काम था उस अलग हटके उन्होंने एक काम करने की चालू करी। तो स्थिति क्या हुई, बिल्कुल रोड पे आ गए थे। फिर अक्षय तुम्हारा सलमान खान ने, इन अजय देव, संजय दत्त ने, इन्होंने इनकी कुछ मदद करी, तब जाके ये फिर से उभरे। राज कपूर को कौन नहीं जानता, तो राज कपूर की हालत भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। राज कपूर ने भी अपनी एक्टिंग से हटके एक ऐसा ही करियर चालू करने की कोशिश करी, तो उनकी हालत क्या हुई कि वो एक बार को तो खत्म हो गया, बिल्कुल जीरो हो गया। उसके बाद उनकी एक बेबी मूवी आई, वो बेबी जो मूवी थी 1967 के आसपास की बात है ये, हाँ 1980 के आसपास की, वो रिलीज हुई और वो हिट कर गई, इसलिए वो बच गई। ऐसे बहुत एक्टर हैं जो अपनी एक्टिंग से अलग हटके कोई नया काम करने गए और वो निपट आए। हमेशा इससे सीख लेने वाली बात है कि कभी भी इस तरह का काम नहीं करना, किसी को चेक देकर नहीं फंसना। 10 रुपए है तुम्हारी जेब में, 5 रुपए का काम करो, 5 अपने पीछे के लिए बचा के रखो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जेब में 10 रुपए है, काम करते हैं 15 का, 5 कर्जे पर लेते हैं, चेक अपना देते हैं, वो चेक बाउंस हो जाता है। और बाउंस होने के बाद उसके ऊपर फिर कानूनी कार्रवाई होती है, क्योंकि चेक देना और चेक बाउंस हो जाना एक क्रिमिनल ऑफेंस है, तो ये ध्यान रखें। ऐसे बहुत एक्टर्स हुए हैं जो कि जिनका गरीबी में मरण हुआ है। जैसे आपने इमाम जी देखे होंगे, शोले के इमाम जब मरे ना, तो मरते समय तक उनका इतना भी पैसा नहीं था उनके पास कि वो अपना हॉस्पिटल का बिल भी चुका सके। तो हॉस्पिटल का बिल उनका अमिताभ बच्चन जी ने चुकाया था।
क्योंकि उस समय पे वो जब मरे 93 साल के होकर के। एक तो मीरा कुमारी को याद होगा तुम्हारे, एक समय था कि उनकी फोटो लेने के लिए आंखें तरसती थी। 1967 के आसपास की काफी जानी मानी अधिक अदाकारा थी। जब 1972 में उन्होंने अपना हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली, तो उनके ऐसे हालात थे कि उनके पास में 3500 रुपये, अपना अंतिम बिल भरने के भी पैसे नहीं थे। तो डॉक्टर ने उनका बिल माफ किया, तब जाके उनके परिवार को उनका पार्थिव शरीर सौंपा गया। मीरा कुमारी की बात कर रहा हूँ मैं, मीरा कुमारी, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कहीं भी, काफी बड़ी अदाकारा थी एक अपने आप में। और जब ये मरी ना, तो उनकी हिस्ट्री चेक करना, मैं जो भी बोल रहा हूँ फैक्ट के साथ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कुछ भी बता देता हूँ आपको। तो इसका मतलब क्या है कि भाई अगर 10 रुपए हैं तो 5 खर्च करो, 5 अपने पीछे के लिए बचा कर रखो। और मीरा कुमारी की ये हालात क्यों हुई? क्योंकि उनके परिवार ने, अपने परिवार ने उन्हें धोखा दे दिया था। तो ऐसे बहुत बड़े लोग, बड़े बड़े एक्टर्स हुए हैं जो कभी जिनके झलक के लिए आंखें तरसती थी, और वो बाद में जब मरे ना, तो उन्हें मतलब बेहद गरीबी में मरे। 1970 में प्रवीण बाणो को कौन नहीं जानता? 1970 में काफी बड़ी हीरोइन थी प्रवीण बाणो, लेकिन उनका क्या हुआ? उनकी आप हिस्ट्री जाके चेक करना, उन्हें एक ऐसी बीमारी हो गई थी कि उन्हें ऐसा लगने लगा था कि उनके आसपास जितने लोग हैं ना वो सब उन्हें मारना चाहते हैं। बाद में एक अपने उसमें फ्लैट के अंदर मरी वो, जब उनके कमरे के आगे, फ्लैट के आगे अखबारों के और दूध के पैकेटों के ढेर लगने लगे, तब वो पुलिस को जाके इन्फॉर्म की वहाँ के लोगों ने, और पुलिस ने दरवाजा तोड़ के उनकी लाश को बाहर निकाला 4-5 दिन बाद। तो मतलब वो, उनको ऐसा फील होने लगा था कि ये सब लोग ना मुझे मारना चाहते हैं। प्रवीण बाणो 1967 की एक अदाकारा रही हैं। मतलब ये मान के चलो कि जब उनके लिए लेने लगती थी लाइन, उनके झलक पाने के लिए। हमराज मूवी में काम करने वाली वीणी, वीणी को कौन नहीं जानता? वीणी की जब मृत्यु हुई ना, तो ऐसी एक वो ऐसी अदाकारा थी जिनका सब ठेले पे ले जाया गया, एम्बुलेंस तक प्राप्त नहीं हुई। और कहने को तो 1967 में हमराज जैसी मूवी में काम किया, वीणी का आप पता कर निकालना कि वीणी की मृत्यु हुई तो उसका शव कैसे ले गया, कहाँ ले गया, क्या हुआ। वो ठेले पे लेके गए थे भाई, ठेले पे। तो कहने के लिए ऊंची दुकान और फीके पकवान। मैं आपको क्यों बताया कि ऐसा भी है जो अर्श पे थे और वो फर्श पे चले गए, फिर अर्श पे आए तो फिर फर्श पे चले गए, जिसमें जैकी श्रॉफ शामिल है, तुम्हारा राज कपूर शामिल है, अमिताभ बच्चन शामिल है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो कभी अर्श पे हुआ करते थे, लेकिन जब वो मरे ना, तो बेहद गरीबी में मरे। मीरा कुमारी उनमें से एक है, परवीन बाणो उनमें से एक है, विनी उनमें से एक है, इमाम साहब शोले मूवी के उनमें से एक है। ऐसा भगवान दादा उनमें से एक है, भारत भूषण उनमें से एक है। भारत भूषण जब मरे ना, मरते समय उनकी ये हालत थी कि उनके पास में मतलब अपनी दवाई तक के भी पैसे नहीं थे। और ऐसा नहीं, आपने किस किस ने नहीं सुना होगा, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कवारियों का दिल भटके। वो तुम्हारा शायद विपिन नैयर जी ने गाना गाया है। और जब उनकी मृत्यु हुई ना, तो बेहद गरीबी में हुई, बेहद गरीबी में। जब भी कहीं गाना आए और आप ये वाला गाना गुनगुनाओ ना, कि उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कवारियों का दिल मचले, तो वो उन्हीं ने गाया, विपिन नैयर ने। और वही एक ऐसे अदाकारा थे, इतने ऐसे गायक थे कि जिनके मतलब लता मंगेशकर के ना होने के बाद में भी वो हर गाने को हिट करके देते थे। लेकिन जब मृत्यु हुई, तो मृत्यु के समय पे कुछ नहीं। अकेला उन्हें नहीं, गीतांजलि को कौन नहीं जानता? गीतांजलि नागपाल करके नाम है शायद उनका, गीतांजलि नागपाल 2007 में दिल्ली में भीख मांगती हुई पाई गई थी। बताओ क्या करोगे? गीतांजलि नागपाल इतनी बड़ी एक्ट्रेस थी। मितली शर्मा बम्बई चली गई थी एक्टर बनने के कोर्स में, मैं एक्टर बनूंगी। हुआ क्या? एक कांच, गाड़ी के कांच से शीशा तोड़ के मतलब सामान चोरी करती थी पाई गए। उनका मेंटल स्थिति खराब होने के चलते उन्हें पागल खाने में भर्ती कर दिया गया। इससे क्या सीख मिलती है? सीख ये मिलती है कि संतोष सबसे बड़ा है, जितना है उसमें संतोष करें। प्रभु जिसको भी आप मानते हो, जिसमें भी आपकी आस्था है, मैं ये नहीं कहता हूँ आप हिंदू धर्म से हो, आप जिस भी धर्म से हो, जिसको भी आप मानते हो, उसे बोलो कि मुझे जितना दिया ईश्वर तूने, मैं उसमें संतोष है उसमें। ऐसा नहीं कि कर्म करना छोड़ दो, कर्म करो, पर साथ ये भी रखो कि अल्टीमेटली आपका अंतिम समय पैसा ही साथ देगा। इन लोगों को किसी ने याद नहीं रखा, नहीं रखा ना।
आज हम अक्षय कुमार को याद रखते, अजय देवगन को याद रखते, मतलब बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं उन्हें याद रखते, लेकिन आज तक उन्हें याद रखेगा हमने? परवीन बाणों को किसने याद किया? किसी ने नहीं किया। किया क्या बताओ तुम? किसी ने अगर परवीन बाणों को याद किया हो, या मीरा कुमारी को याद किया हो, या तुम्हारा जो इमाम साहब थे वो मर गए उन्हें याद किया हो, या मिताली शर्मा को याद किया हो, या तुम्हारा गीतांजलि नागपाल को याद किया हो, या तुम्हारा ओपी नैयर को याद किया हो, कोई करता हो इन्हें याद? क्योंकि हमेशा दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है। मैं इस स्थिति से गुजर के आया हूँ, मुझे पता है, मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो इसीलिए ये गलती ना करें। तो आज की आप वीडियो लंबी होगी, तो इसलिए आज इस वीडियो से एक सबक लेना कि 10 रुपया है तो 5 खर्चा करना, 5 अपने बाद के लिए बचा कर रखना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, ताकि अगर खराब से खराब, विपरीत से विपरीत परिस्थिति भी आ जाए तो आपका परिवार आपके साथ रहे। क्योंकि जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निदाना। एक चौपाई है कि जहाँ सब लोगों की सम्मति होती है, जहाँ सब लोग सहमत होते हैं, संतुष्ट होते हैं, वहाँ पर अगर कुछ भी नहीं है, नमक रोटी से भी गुजारा कर लोगे। लेकिन जहाँ पर टूट फूट हो जाती है, जहाँ का मन मुटाव हो जाते हैं, जहाँ पर विवाद हो जाता है, वहाँ पर कुछ नहीं। तो आप जानते होंगे, विप्रो के चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल। उन्होंने कहा कि जब मैं कंपनी का मालिक नहीं था, छोटा सा काम था, तो हम सब लोग परिवार बैठ कर रोटी खाते थे, और आज मैं विप्रो कंपनी का मालिक हूँ। आज मैं आता हूँ तो कुत्ते मिलते हैं दो, सब बच्चे अपना अलग हैं, घर वाली अलग है। तो इसलिए जब भी आप अपने घर जाएं, अगर आप घर हो तो अपने भाई हो, अपने चाचा भाऊ, सबसे मिला करो, अच्छे से रहा करो, क्योंकि जिंदगी 2-4 दिन की है, कोई पता नहीं है कब की है। जितने तुम लोगों के साथ में घुल मिल के रहोगे, जितने उनके साथ में रहोगे, उतना आप लोगों का एक दूसरे के साथ अटैचमेंट हो जाता है। और ये मैंने पाया है अपनी लाइफ में, ये अनुभव है कि जो शहर के अंदर लोग होते हैं ना, और जो गांव के अंदर लोग होते हैं ना, उनके अंदर मेजर डिफरेंस यही होता है, जैसे मैंने अभी बताया था ना, कि वो अस्पत मतलब जो अखबारों के ढेर लग गए ना उसके हॉस्टल के आगे, तब जाके उसके फ्लैट के आगे, तब पता चला कि ये मर गई है। हमारे गांव में तो कोई नहीं दिखे ना, तो जाके दूसरे दिन आवाज मार लेते, पहले पड़ोसी से पूछते दिख नहीं रहा, कहीं गया क्या? कहला नहीं, तो उनको पूछिए, अरे कहाँ दिख रहा है भाई, कहाँ चला गया था भाई, दिख नहीं रहा। तो यही फर्क है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।